निकिता पुलिस स्टेशन में थी। वहां मनोज निकिता का मामा का बेटा था, यानी बासु जी और इंदिरा जी का बेटा। निकिता बिल्कुल शॉक्ड थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने मनोज से पूछा, ये सब क्या है? पता है ना कि ड्रग्स बेचना कितना बड़ी गलती है। तुम ऐसे काम कैसे कर सकते हो? तब मनोज ने कहा, मेरा यकीन मानो, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ किया है? तब इंस्पेक्टर ने ऊंची आवाज में गुस्से में कहा, क्या हमने तुम्हें ऐसे ही गिरफ्तार किया है? मैंने तुम्हें रेड हैंड पकड़ा है। तब मनोज ने कहा, हाँ सर, आपने मुझे पकड़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह ड्रग्स था। फिर अपनी नज़र निकिता की तरफ की और कहा, प्लीज मेरा यकीन मानो निकी। कहते हुए रोने लगा। निकिता उसके पास आई और शांत करते हुए पूछती है, ठीक से बताओ, तुम्हारे हाथ में ड्रग्स कहाँ से आई और उसे स्टूडेंट को क्यों दे रहे थे? तब मनोज ने कहा, पहली बात की मुझे नहीं पता था कि ड्रग्स था। तब निकिता ने झल्लाकर पूछा, तो फिर बताओ कि वह तुम्हारे हाथ में क्या कर रही थी? तब मनोज ने कहा, कुछ महीनों से मेरा हॉस्टल का फीस और कॉलेज का फीस नहीं आ रही थी। घर पर कॉल करने पर मुझे पता चला कि तुम शादी करके चली गई। पापा के बारे में तो तुम्हें पता ही है, तो मैं पार्ट टाइम जॉब करने लगा। लेकिन ये पैसा काफ़ी नहीं था। मुझे घर पर भी भेजना था और कॉलेज फीस भी मेंटेन करना था। तब मैंने मेरी एक फ्रेंड से पैसे की पूछा, तो उसने कहा, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। तब निकिता गुस्से में बोली, तो तुम इस घटिया काम को करने के लिए मान गए? मनोज उसे समझाते हुए कहा, प्लीज मेरी बात ठीक से तो सुनो। उसने कहा कि वह एनर्जी ड्रिंक्स है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी नया ड्रिंक्स बना रही है, तो उन्हें उनका रिजल्ट चाहिए। अगर हमने इसे स्टूडेंट को देकर उनका फीडबैक उन्हें सेंड किया तो हमें पैसा मिलेगा। इसलिए मैं मान गया था। मुझे सच्ची में नहीं पता था कि वह ड्रग्स थी। फिर उसने निकिता का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ? निकिता उसकी आंखों में देखती रही। उसे लगने लगा कि अभी इसकी वजह भी वह खुद है। इससे पहले उसके कॉलेज की फीस और हॉस्टल फीस निकिता दे रही थी। जब से उस घर से बाहर आई वह तो ये जिम्मेदारी भूल ही गई थी। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, सॉरी, मेरी गलती है, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी को भूलना नहीं चाहिए था। फिर उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो चलो दिखाओ मुझे वह लड़का कौन है। तब इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं, आप उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। तब निकिता ने कहा, आप भी चलिए सर, उस लड़के को पकड़ते हैं। अगर दूसरा कोई और होता तो वह इंस्पेक्टर ये काम कभी नहीं करता, लेकिन जो कोई भी उसके सामने खड़ी थी वह इस शहर का सबसे बड़ा आदमी की पत्नी थी। तो मनोज को लेकर निकिता के साथ चला गया। मनोज ने उन लोगों को उनके हॉस्टल में ले गया। वहां पर वह लड़का नहीं था। फिर उन्होंने कॉलेज में चेक किया, वहां पर भी नहीं था। निकिता ने मनोज से पूछा, याद करो, वह लड़का और कहाँ हो सकता है? उसका घर का एड्रेस पता है या कमरा? मनोज ने कुछ याद करके कहा, वह अकेला रूम में रहता है। वहां से सब इस लड़के के कमरे की ओर बढ़े। विक्रम कार से उतरा और आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि वह लड़का अभी घर पर ही है। निकिता भी उसके साथ जाने लगी तो विक्रम ने कहा, नहीं, आप कार में इंतजार करो, मैं देखता हूँ। विक्रम ने जाकर कमरे का दरवाजे पर नॉक किया। उस लड़के ने आकर दरवाजा खोला। वह लड़का विक्रम को देखकर कंफ्यूजन में, कौन? विक्रम ने पूछा, आर यू प्रीतम? उस लड़के ने हाँ में अपना सिर हिलाया। बस विक्रम ने उसे कॉलर से पकड़कर खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। विक्रम तो इतना हट्टा कट्टा और लंबा चौड़ा था कि प्रीतम हकलाने लगा। प्रीतम बेहद घबरा गया। वह हकला के पूछा, सर आप कौन है? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? विक्रम ने उसे ले जाकर पुलिस जीप में पटका। प्रीतम मनोज को देखकर हैरानी में, मनोज तुम? मनोज ने कहा, तुम्हें क्या लगा मुझे फंसाकर तुम बन जाओगे? अभी देखना कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने चला जाऊंगा और तुम सड़ो जेल में। फिर कुछ मिनट में वह लोग फिर से स्टेशन पर थे। निकिता ने इंस्पेक्टर से पूछा, अब आपको पता चल गया ना कि मनोज का कोई गलती नहीं है, तो क्या मैं उसे ले जा सकती हूँ? इंस्पेक्टर ने कहा, श्योर मैम, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करके आप उसे ले जा सकती हैं। निकिता ने फॉर्मेलिटी पूरी की और मनोज को लेकर एजेंसी में आ गई। मनोज को देखकर चंदू हैरानी में गले मिलते हुए, हे छोटू तुम? तब मनोज ने कहा, भाई मैं कोई छोटू नहीं हूँ, ठीक से देखो मुझे। तब चंदू ने उसकी सर पर चपत लगाते हुए कहा, तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मेरे लिए तुम छोटू ही हो। तब हर्षिता मनोज को देखकर बोली, ये कोई छोटू नहीं है, देखो अभी कितना हैंडसम बन गया है। फिर उसने पूछा, तुम अचानक यहाँ पर? तब मनोज ने उन्हें सारी बात बता दी। यह सुनकर चंदू ने कहा,
चलो ये तो अच्छा ही हुआ, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। निकिता मनोज का हाथ पकड़ी और उसकी आंखों में देखकर बोली, मुझे माफ कर दो मन्नू, ये सब मेरी वजह से हुआ था। मुझे घर से बाहर आने के बाद तुम्हें भूलना नहीं चाहिए था। मैं मेरी जिम्मेदारी कैसे। तब मनोज ने कहा, कोई बात नहीं निकी, तुम भी और कितने दिन तक मेरे माँ बाप को झेलोगी। तुम्हारा भी खुद का लाइफ है। और पता है मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसने पूछा, जीजू कहाँ है? मैंने सुना कि वह बहुत अमीर है। कहाँ है वह? तब निकिता बोली, वह काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, कल आ जाएंगे। तब मनोज ने कहा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। निकिता मुस्कुरा दी। तब वहां पर माया आई। निकिता तुम कहाँ चली गई थी? सुबह से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। और देखो इसे। फिर उसे टैब में कुछ दिखाने लगी। मनोज माया को देखकर सिर्फ उसे देखता ही रह गया। पता नहीं क्यों वह उसे देखकर अट्रैक्ट होने लगा। वाह, ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है। उसकी आंखें गहरी और बहुत अट्रैक्टिव थीं। निकिता मनोज को आज उसके साथ ही रुकने को कह रही थी। मनोज ने भी हाँ कर दिया और वह निकिता के साथ चला गया। मनोज, निकिता और माया सब घर पर आ गए। आज सबरवाल घर पर थे। निकिता ने सबरवाल जी से कहा, ये उसकी मामी का बेटा है, तो आज एक दिन के लिए वह यहाँ रहेगा और कल सुबह चला जाएगा। सबरवाल जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रूपा जी सबरवाल के ऊपर गुस्सा कर रही थी कि निकिता यहाँ रह रही है, उन्हें यही अच्छा नहीं लग रहा है और ये लड़की उसके साथ किसी और को भी लाई है। क्या समझती है वह इस घर को? धर्मशाला नहीं है कोई भी आकर यहाँ रहे। यह मेरा घर है। सवरवाल जी ने कुछ नहीं कहा। वह उनके कमरे की ओर बढ़ गए। उनके पीछे रूपा जी चली गईं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप बिना बात किए कहाँ जा रहे हैं? मनोज ये सब देखकर निकिता से पूछा, निकी, क्या तुम्हारे सास और ससुर हैं? क्या तुम यहाँ पर खुश नहीं हो? ये कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हारी शादी तो अमीर घर में हुई है, लेकिन अभी तुम वही झेल रही हो जो तुम शादी से पहले मेरे घर में झेलती थी। क्या है ये सब? निकिता ने कुछ नहीं कहा। वह एकटक मनोज को देख रही थी। मनोज उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो चलते हैं, हम यहाँ से कोई जरूरत नहीं है ऐसी बातें सुनने की। ये देखकर निकिता ने मुस्कुरा दी। तब मनोज ने कहा, तुम इस पर हंस कैसे सकती हो? तब निकिता ने पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मनोज ने कहा, घर। फिर उसने कस के अपनी आंखें बंद कर लीं। तब निकिता उसके गाल छूकर बोली, मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी चिंता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यह कोई मेरे सास ससुर नहीं है। मनोज कंफ्यूजन में उसे देखने लगा। निकिता उसे कुछ बात समझा दी और सुनकर मनोज ने कहा, सीरियसली, वह तुम्हारे पापा हैं? निकिता ने कहा, ना चाहते हुए भी हाँ है। मनोज ने सिर्फ ओह में जवाब दिया। तभी उन्हें किसी की चीखने की और दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर निकिता बोली, माया। और फिर माया के रूम की ओर बढ़ गए। माया नीचे पड़ी करा रही थी। वह बहुत दर्द में थी। निकिता उसके पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ तुम्हें? क्या हो रहा है? माया इतने दर्द में थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। माया की आवाज़ सुनकर सबरपाल जी और रूपा जी भी उसके कमरे में आए। माया को इतनी तकलीफ में देखकर रूपा जी बेहद घबरा गईं, रोते हुए, क्या हुआ मेरी बेटी को? माया, माया। लेकिन माया कोई जवाब नहीं दे रही थी। तब रूपा जी ने कहा, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? जल्दी डॉक्टर को फोन कीजिए। निकिता ने मनोज को माया को बेड पर लिटाने को कहा। वह माया के पास आया और उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया। तभी उसकी नज़र माया के हाथ पर पड़ी। उसने पूछा, निकी, क्या माया ड्रग्स लेती है? निकिता के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही रूपा जी गुस्से में बोली, तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी ड्रग्स? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? तब मनोज ने कहा, नहीं, इनके हाथ में। फिर उसने माया का हाथ दिखा दी। माया के हाथ को देखकर निकिता की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। उसने सोचा कि सच में माया ड्रग्स लेती है। फिर निकिता ने अपनी नज़र मनोज की तरफ की। मनोज एकटक निकिता को देख रहा था। फिर दोनों ने माया की ओर देखा। वह बेहद दर्द में थी। इतने में डॉक्टर भी आ गए। ये सब बाहर आ गए। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आ गई। रूपा जी ने पूछा, कैसी है मेरी बेटी? तब डॉक्टर ने कहा, मैंने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है दर्द कम होने के लिए। अब वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? किसी ने कुछ नहीं कहा। सब एकटक डॉक्टर को देख रहे थे। तब डॉक्टर ने पूछा, क्या वह लड़की ड्रग्स लेती थी? तब रूपा जी बोली, मेरी बेटी ऐसी गलत काम नहीं कर सकती। यह सुनकर डॉक्टर ने कहा, सभी पेरेंट्स को यही गलत फहमी होती है कि उनके बच्चे ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। जब गलत संगत का असर उनके ऊपर पड़ जाए तो
रूपा जी रोते हुए अंदर माया के पास चली गईं। यहाँ निकिता और सबरपाल जी डॉक्टर से बात करने लगे। फिर कुछ मिनट बाद निकिता अंदर चली गई। माया अपनी नज़र दूसरी तरफ करके खिड़की की ओर देख रही थी। निकिता जाकर उसके बगल में बैठ गई और धीरे से पूछी, क्या तुम ठीक हो? माया ने अपनी नज़र निकिता की तरफ की और कहा, हाँ। निकिता ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए। उसने कुछ नहीं पूछा, वह सिर्फ माया को देख रही थी। तब माया बोली, सॉरी, मैं ड्रग्स लेती थी। मैंने उसे छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा था। जब से तुम यहाँ पर आई, मेरे अंदर एक उम्मीद सी जागने लगी। तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए, मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगी। फिर उसने निकिता का हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं कोशिश कर रही हूँ खुद को बदलने की। तब निकिता झट से उसके गले मिली और बोली, कोई बात नहीं, तुम बदलने की कोशिश कर रही हो, ये बहुत मायने रखती है। हम सब हैं तुम्हारे साथ। तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओगी, आई प्रॉमिस। रूपा जी सिर्फ उन दोनों को देख रही थी। उनकी बेटी उससे भी ज्यादा निकिता की बात मान रही है, ये उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था। तब सबरवाल ने कहा, मुझे खुशी है निकिता कि तुम तुम्हारी बहन को इन सारी चीजों से बाहर निकालने में मदद कर रही हो। काश सबको तेरी जैसी बहन मिले। कुछ मिनट बाद सब माया के कमरे के बाहर थे। निकिता अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। मनोज ने उसे रोका और पूछा, ये सब क्या है निकी? तब निकिता बोली, जाकर सो जाओ, मैं तुम्हें यह कहानी फिर कभी बताती हूँ। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। मनोज ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। कमरे में आकर निकिता ने सोचा कि अभी उसे सिद्धार्थ को कॉल करना है, लेकिन फिर से याद आया कि सिद्धार्थ कल पूरी रात सोया नहीं था, तो उसे लगा कि अब उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। वैसे भी उसने कहा कि कल सुबह उसके सामने रहेगा, तो चेंज करके आई और सो गई। अगले दिन शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि सुबह इतनी शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिलेगी। मिस्टर मित्तल हार्ट अटैक से मर गए। निकिता को सुबह अशोक जी की कॉल आई थी। वे घर आए और उनके साथ मिस्टर मित्तल की अंतिम यात्रा पर चले गए, लेकिन सबरवाल चाह रहे थे कि निकिता उनके साथ चले। निकिता इस घर की बेटी से ज्यादा उस घर की बहू ही तो है। उसे अशोक जी और शर्मिला जी के साथ जाना ही सही लगा, तो उसने मनोज को वापस हॉस्टल में जाने को कहा और कहा कि वह उसे फिर से मिलेगी। वह अशोक जी और शर्मिला जी के साथ मिस्टर मित्तल की अंतिम यात्रा पर चली गई। उसने सुबह सिद्धार्थ को कॉल करने की ट्राई की, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। उसे लगा कि शायद वह किसी भी वक्त वहां पहुंचता ही होगा। यहाँ अंतिम यात्रा पर जो कोई भी आए थे, सबके सब बहुत ही ऊंचे परिवार से बिलोंग करते थे। यहाँ पर उनके दोस्त आए थे और उनके दुश्मन भी, और यहाँ पर कोई मीडिया लोग अलाउड नहीं थे। यहाँ मौजूद लोगों में बहुत सारी चीजें चल रही थी। ओबराय खानदान का एक बहुत बड़ा राइवल हट गया। उसके बाद आती है शर्मिला जी का परिवार। जब शर्मिला जी अशोक ओबराय परिवार की बहू है, तो कंपटीशन का सवाल ही नहीं है। तो ओबराय परिवार के आगे खड़े होकर और सवाल करने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। शर्मिला जी बाहर से बहुत दुखी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत खुश थी। उनकी जिंदगी का इतना बड़ा कांटा हट गया है। समीर जो एक तरफ खड़े मित्तल को देख रहा था, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। निकिता सोच रही थी कि अब ये मिस्टर मित्तल ही मर गए हैं, तो वह इस चीज को प्रूव करके क्या करेगी। उसने अपनी नज़र समीर की तरफ की, फिर शर्मिला जी की तरफ। उन दोनों के चेहरे देखकर निकिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ लोग निकिता के पास आकर पूछ रहे थे कि सिद्धार्थ कहाँ है, इस वक्त उसे यहाँ होना था। निकिता सबको जवाब दे देकर थक गई थी कि वह शहर में नहीं है, जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। तभी उसके पास संयुक्ता आई और एकटक निकिता को घूर रही थी। निकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना है। फिर भी उसने कोशिश करते हुए कहा, सॉरी फॉर योर लॉस। तब संयुक्ता बोली, डोंट बी सॉरी, इस लॉस की भरपाई तुम ही करने वाली हो। निकिता कंफ्यूजन में संयुक्ता को देख रही थी। संयुक्ता ने कहा, अगर मेरे पापा का डेथ हुई है, तो इसकी वजह है तुम और सिद्धार्थ। मैं तुम दोनों को चैन से जीने नहीं दूंगी। निकिता कंफ्यूज थी। अगर मिस्टर मित्तल हार्ट अटैक से मर गए हैं, इसकी वजह यह और सिद्धार्थ कैसे हो सकते हैं? वह कहना क्या चाहती है? जहाँ पर वह खड़ी थी, वहां ये सब बातें करने की या पूछने का सही वक्त नहीं था। तो वह चुप हो गई, क्योंकि संयुक्ता उसके पापा को खोने के दर्द में थी। तो निकिता को लगा कि रिएक्ट करना सही नहीं है, तो वह चुप रही। जब सारा विधि कंप्लीट करके घर आए, तब शाम के 4 बज रहे थे। अशोक जी ने पूछा, सिद्धार्थ का कॉल आया था?
निकिता बोली, नहीं अंकल, मेरी कल से बात नहीं हुई है। उसने कहा था कि आज सुबह तक आ जाएगा, लेकिन अब उसकी कॉल नहीं लग रही है। अशोक जी ने कुछ नहीं कहा? निकिता ने पूछा। कुछ प्रॉब्लम है अंकल? अशोक जी ने कुछ नहीं कहा। फिर वह वापस घर की तरफ निकल गई। तभी उसने देखा कि उसके फोन पर मनोज के फोन से कॉल आ रहा था। कॉल पिक करने पर मनोज की माँ बात कर रही थी। इंदिरा जी रोते हुए बोली, निकी तू जल्दी हॉस्पिटल आ जा। निकिता कंफ्यूजन में पूछती है, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? और आप मुझे हॉस्पिटल क्यों बुला रही हैं? तब इंदिरा जी रोते हुए बोली, पता नहीं किसी ने मनोज को बहुत पीट दिया है, वह अस्पताल में है। निकिता बोली, आप टेंशन मत लो, मैं अभी आ रही हूँ। फिर वह हॉस्पिटल की ओर निकल गई। यहाँ हॉस्पिटल आने पर इंदिरा जी रोते हुए निकिता के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, निकी देखो मनोज का क्या हाल हो गया है। मेरा बेटा हॉस्पिटल वार्ड के बेड पर लेटा हुआ है। मैं ये सब देखकर जिंदा ही क्यों हूँ? यह सुनकर निकिता बोली, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। डॉक्टर ने क्या कहा? कोई सीरियस बात तो नहीं है। फिर वह वार्ड की तरफ चली गई। निकिता वार्ड में एंटर हुई तो देखा कि मनोज के सिर हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे बहुत सारी जगह पर छोटी छोटी खरोंचें आई थी। निकिता ने पूछा, किसने किया ये सब? मनोज ने कहा, कल हमने प्रीतम को अरेस्ट करवाया था ना, उसी के गैंग के आदमी थे। निकिता बोली, कंप्लेंट किया? मनोज ने नामे से हिलाते हुए कहा, नहीं। यह सुनकर निकिता ने किसी को कॉल किया और सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। फोन की दूसरी तरफ से कुछ कहने पर निकिता ने फोन कट कर दिया और मनोज से बोली, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। जैसे ही वह वहां से जाने के लिए मुड़ी, इतने में डॉक्टर ही अंदर आए। निकिता ने पूछा, अब मनोज की कंडीशन कैसी है? क्या उसे घर ले जा सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल, आप उन्हें घर ले जा सकती हैं। यह सुनकर निकिता मुड़ी और मनोज से बोली, आज से तुम कुछ दिनों तक मेरे साथ ही रहो, जब तक ये मामला ठीक नहीं हो जाए। मनोज ने कुछ नहीं कहा। फिर निकिता इंदिरा जी की तरफ मुड़ी और बोली, कुछ नहीं होगा उसे, मैं हूँ, मैं उसका ध्यान रखूंगी। इंदिरा जी ने हमें अपना सिर हिलाया तो निकिता मनोज को लेकर घर आ गई। निकिता ने सबरवाल जी से कहा कि मनोज कुछ दिन के लिए यहीं रहेगा। सबरवाल जी ने कुछ नहीं कहा। निकिता ने मनोज को उसके कमरे में छोड़ा। फिर बाहर जाने से पहले उसने कहा, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ सुनना पड़े ना, प्लीज मेरे लिए कुछ मत समझना। मेरा यहाँ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक तुम समझ रहे हो। तुमने देखा ना कि माया की हाल कैसी है, उसे अपनों की जरूरत है। तब मनोज ने कहा, इट्स ओके निकी, कोई बात नहीं। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, बदले में मैं भी सह लूंगा। निकिता मुस्कुराकर बाहर आ गई। यहाँ मनोज भी तो यही चाह रहा था कि वह निकिता के साथ रहे, ताकि वह माया के साथ नजदीकियां बढ़ा सके। निकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी। उसे गुस्सा आ रही थी या फिर वह घबरा रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ ने कहा था कि वह सुबह उसकी आंख खुलने पर उसके सामने होगा, लेकिन यह बात हुई 4 दिन से भी ज्यादा हो गया था। लेकिन अब तक सिद्धार्थ का कोई अता पता नहीं था। ना उसका कॉल लग रहा था, ना ही निकिता को पता था कि वह कहाँ है। उसने अशोक जी से भी जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उनसे कुछ पता नहीं चल रहा था। उसने राहुल को भी कॉल ट्राई किया था, लेकिन राहुल का भी कोई अता पता नहीं था। यहाँ खुशी भी बेहद घबरा गई थी कि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल कहाँ है। दूसरी ओर मनोज का कुछ अलग ही सीन था। वह पिछले 4 दिन से माया के पीछे घूम रहा था। माया कोई छोटी बच्ची थोड़ी न थी कि उसे यह सब समझ में ना आए। वह भी समझ रही थी कि क्या चल रहा है। अभी रात के 10 बजे माया उसकी बालकनी में टहल रही थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसका मन अभी नशा करने का कर रहा था, लेकिन वह खुद को बदल रही थी। वह ताजी हवा के लिए बालकनी में घूम रही थी। तभी उसे हवा में कुछ अलग सी स्मेल महसूस हुई। यह स्मोकिंग की स्मेल थी। उसने अपनी नजर घुमाकर देखा तो मनोज उसकी बालकनी में खड़े स्मोक कर रहा था। माया न चाहते हुए भी मनोज को आवाज लगाती है। आवाज सुनकर मनोज ने भी उसकी तरफ देखा। तब माया बालकनी से मनोज की बालकनी में कूदने लगी। यह देखकर मनोज को कुछ समझ में नहीं आया कि यह लड़की कर क्या रही है। माया उसकी बालकनी में आ गई। मनोज हैरानी में उसे देख रहा था। उसने पूछा, क्या हमेशा तुम दूसरों के कमरे में ऐसे ही आती हो? तब माया उसे घूर कर बोली, शट अप। फिर उसने इशारे में सिगरेट को पास करने को कहा। मनोज ने उसे सिगरेट पास कर दी। माया एकटक अपने हाथ में पकड़ा सिगरेट को देख रही थी। उसे बहुत थकान भी हो रही थी और दूसरी तरफ से उसका मन कह रहा था कि नहीं, ये स्मोक नहीं करना है।
लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में वह हार गई। उसने सिगरेट को अपने होठों से लगाया और आंखें बंद करके एक कस लिया। 2-3 बार कस लगाने के बाद मनोज को देखकर बोली, थैंक यू सो मच, प्लीज निकिता को मत कहना। मनोज हैरानी में माया को देख रहा था, फिर अपने होश में आते हुए कहा, डोंट वरी, नहीं कहूँगा। माया फिर से सिगरेट का कस लेने लगी। मनोज एकटक उसे देख रहा था। माया सिगरेट के कस लेते हुए मनोज से बोली, मुझे ऐसे ताड़ना बंद करो। मनोज ने पूछा, मतलब? तब माया ने अपनी नज़र मनोज की तरफ की और कहा, मैं तुमसे 3 साल बड़ी हूँ, समझ में आता है कि तुम कैसी नज़रों से मुझे देखते हो। तब मनोज ने कहा, थैंक गॉड तुम समझती हो, वरना मैं हमेशा सोचता था कि तुम्हें कैसे बताऊं, तुम सिर्फ मुझसे 3 साल बड़ी हो, बस यह कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग अपनों से भी 10 साल बड़ी उम्र की लड़कियों से भी शादी करते हैं, यहाँ सिर्फ 3 साल की तो है। तब माया व्यंग से हंसकर बोली, ये सब सुनने को अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल में नहीं होती। और वैसे भी मैं इन सब के लिए नहीं बनी हूँ। अगर तुम्हें मेरी पूरी सच्चाई पता चली, कल से तुम मुझे ऐसे नहीं देख पाओगे, तुम्हारा देखने का नजरिया बदल जाएगा। तब मनोज ने कहा, मुझे आपसे मतलब है, आपके पास्ट से नहीं। बहुत सारे लोगों की अपने अपने पास्ट होते हैं, जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन आगे की जिंदगी को हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। यह सुनकर माया बोली, अभी तुम्हारे दिमाग में प्यार का भूत सवार है, इसलिए ऐसे कह रहे हो। कुछ दिनों बाद जब यह नशा उतर जाएगा ना, तब मेरी सच्चाई पता चलेगा, तब तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तब मनोज माया के पास आया और उसकी आंखों में देखकर कहा, चाहे तुम्हारे पास्ट में जितना भी बुरा हो या फिर तुम बुरी हो, आई डोंट केयर। फिर उसकी कमर पकड़कर खुद से सटाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे तुम पसंद हो, जैसी भी हो, सिर्फ मेरी हो। माया एकटक उसकी आंखों में देखती रही, फिर गुस्से में एक झटके से मनोज को अलग किया और अपनी बालकनी में कूद गई। यह देखकर मनोज ने कहा, मुझे यकीन है एक दिन तुम भी मुझे पसंद करने लगोगी। माया ने कुछ नहीं कहा, वह अपने कमरे में आ गई। मनोज मुस्कुराकर फिर से सिगरेट का कस लेने लगा। अगले दिन सुबह सब इवेंट पर थे। माया मनोज को इग्नोर करके घूम रही थी। यह देखकर मनोज को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसे फील कभी नहीं हुआ था। उसके चेहरे पर स्माइल थी। वह बार बार जानबूझकर माया के आसपास टकरा रहा था और उसका गुस्से वाला चेहरा देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती। माया सुबह से मनोज को देखकर बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। मन कर रहा था कि उसे पकड़कर मार दे, लेकिन उसने अपने गुस्से को अंदर दबा कर रखा। निकिता का भी यही हाल था। तभी उसे खुशी की कॉल आई। निकिता के कॉल पिक करने पर खुशी खुशी से चीख पड़ी, राहुल आ गया है और सिद्धार्थ सर भी किसी भी वक्त वहां पर आ सकते हैं। सिद्धार्थ वापस आ गया सुनकर निकिता एक राहत की सांस लेती है। उसके साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने मन में कहा, आने दो, से ऐसे मजा चखाऊंगी कि फिर से दोबारा ऐसा नहीं करेगा। उसकी कॉल कट होने पर उसे सिद्धार्थ की कॉल आ रही थी। सिद्धार्थ की कॉल देखकर निकिता ने कट कर दिया। कुछ ही सेकंड में फिर से कॉल आ रही थी। फिर से कट कर दिया और अपने काम में लग गई। तभी उसने देखा कि वह इवेंट के पास बहुत सारे लग्जरियस कार्स आकर खड़ी हुई। निकिता समझ गई कि यह सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ का बॉडीगार्ड निकिता के पास आया और कहा, मैम सर बुला रहे हैं। निकिता बोली, मैं किसी सर को नहीं जानती। बॉडीगार्ड कार के पास आए और जो निकिता ने कहा सिद्धार्थ से कहा। कुछ सेकंड बाद वो बॉडीगार्ड फिर से निकिता के पास आया और कहने लगा, सर ने कहा अगर आप नहीं आएंगी तो। निकिता उसे रोककर बोली, जो करना है करे, लेकिन मैं उसके साथ नहीं जाने वाली। मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखना है। बॉडीगार्ड फिर से सिद्धार्थ के पास आकर यही मैसेज पास किया। ये सुनते ही अगले पल सिद्धार्थ कार से बाहर था। वह निकिता के पास आया और उसे घूरने लगा। निकिता भी उसे घूर रही थी। बाहर इतनी लग्जरियस कार को देखकर मनोज माया सब बाहर आए। मनोज कंफ्यूजन में वह नजारा देख रहा था, जैसे एक बेहद हैंडसम निकिता के सामने खड़े उसे देख रहा था। वह सोच रहा था कि यह है कौन, निकिता किसी मुसीबत में तो नहीं है। वह उसकी ओर बढ़ने लगा, तभी माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मनोज कंफ्यूजन में अपनी नजर माया की तरफ की। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वह झुका और उसे उठाकर अपने कंधे पर डाला और सीधे अपनी कार की ओर बढ़ गया। यह देखकर मनोज उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो, वह आदमी निकिता को उठाकर ले जा रहा है। तब माया बोली, वह उसका पति है, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा। मनोज हैरानी में निकिता का हस्बैंड
लेकिन वह उसे जबरदस्ती ऐसे उठाकर क्यों ले जा रहा है? इस सवाल पर माया ने अपना मुंह अजीब सा बनाकर अंदर जाने लगी। सिद्धार्थ निकिता को कार में बिठाकर वह भी बैठ गया। निकिता गुस्से में उसे मारने लगी। छोड़ो मुझे, एक घटिया इंसान, 4 दिन बाद तेरी शक्ल दिखा रहे हो। सिद्धार्थ उसे समझाने की कोशिश करते हुए। 1 मिनट मेरी बात सुनो। निकिता सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह उसे मारते हुए, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया घटिया इंसान? पता है मैं कितना डर गई थी। और रोते हुए उसकी टी शर्ट खींचने लगी। ऐसा क्यों किया? क्यों किया? तभी अचानक उसकी नज़र सिद्धार्थ की छाती पर पड़ी। निकिता ने शर्ट हटाकर देखने लगी। तब सिद्धार्थ ने निकिता का हाथ हटा दिया और शर्ट को ठीक करने लगा। लेकिन निकिता उसका हाथ हटाकर उसकी शर्ट की बटन अनलॉक करके देखने लगी। उसकी छाती पर गोली का निशान था। वह घाव अभी भी ताजा था। निकिता अपनी नज़र उठाकर सिद्धार्थ की ओर की। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। निकिता की आंखों से आंसू निकल गए। निकिता ने पूछा, यह सब क्या है? कैसे हुआ? सिद्धार्थ सिर्फ निकिता की आंखों में देखता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। निकिता उसकी आंखों में देखते हुए फिर से पूछती है, बताओ सिद्धार्थ, कैसे हुआ? कब हुआ? तब सिद्धार्थ ने कहा, जहाँ कहीं भी मैं गया था वहां पर बाढ़ चल रही थी। सब कुछ अंडर कंट्रोल में था, लेकिन पता नहीं कैसे यह हादसा हो गया। यह सुनकर निकिता गुस्से में बोली, तुम्हें ऐसी जगह पर जाने की क्या जरूरत थी? तब सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ? ये मेरा काम है। जब दो देश के बीच में लड़ाई होती है तो कितना कुछ बदल जाता है। अगर मैं नहीं जाता तो हमारे देश के लिए बहुत नुकसान हो जाता। इस बार मैं गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद और उनके कहने पर गया था। ये मेरी अकेले बिजनेस का फायदा नहीं, पूरे देश का था। यह सुनकर निकिता बोली, कुछ भी हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें एक बार तो बताना चाहिए था ना। पता है मैं कितना डर गई थी। सिद्धार्थ ने कहा, सॉरी। तब निकिता उठकर उसकी गोद में बैठकर उसे हक करते हुए बोली, फिर से कभी ऐसे मत करना। तुझे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। यह सुनकर सिद्धार्थ उसे और कस के अपनी बाहों में भर लिया। निकिता सोचने लगी, क्या यह कोई साजिश तो नहीं? सरला जी उस दिन बात कर रही थी, किसी भी हाल में मरना होगा। क्या यह उनका कोई चाल था? यह सोचते हुए और कसकर सिद्धार्थ को हक करने लगी। नहीं सिद्धार्थ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अब तक मिस्टर मित्तल के मरने की बात सोच रही थी कि अब यह सब साबित करके क्या फायदा। लेकिन नहीं, अगर सरला जी को ऐसे ही छोड़ दिया तो वह तुम्हें जीने नहीं देंगी। रात के 9 बजे निकिता और सिद्धार्थ दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। तभी फोन की आवाज से निकिता की नींद खुली। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर फोन उठाया तो यह मनोज का था। मनोज ने फोन की दूसरी तरफ से पूछा, निकिता, आर यू फाइन? तुम अब तक घर नहीं आए? यह सुनकर निकिता ने कहा, सॉरी, मैं मेरे घर में हूँ और सब कुछ ठीक है। तुम चिंता मत करो, मैं सुबह तुम्हें एजेंसी में मिलूंगी। यह सुनकर मनोज ने ओके कहा और कॉल कट कर दी। फिर निकिता फोन साइड में रखकर अपनी नज़र सिद्धार्थ की तरफ की। वह सो रहा था। तभी उसकी नज़र सिद्धार्थ की छाती पर पड़ी, जहाँ उसे गोली लगी थी। वह धीरे से अपने हाथ बढ़ाकर घाव को छूकर देखने लगी। उसके छूने पर सिद्धार्थ की नींद भी खुल गई। उसने निकिता का हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ? तब निकिता ने पूछा, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। उसने मुस्कुरा दिया। निकिता उसके हाथ पर लेटते हुए उसे हक कर लिया। सिद्धार्थ ने पूछा, तुम्हारे मामा का बेटा, उसका क्या सीन है माया के साथ? इस सवाल पर निकिता हैरानी में अपनी नजर उठाकर सिद्धार्थ को देखने लगी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तब सिद्धार्थ ने कहा, सीरियसली तुम नहीं जानती? निकिता कंफ्यूजन में, क्या नहीं जानती? फिर अचानक कुछ सोचकर, सच में मनोज और माया? सिद्धार्थ ने मुस्कुरा दिया। फिर उसने कहा, 2 दिन बाद उनके एग्जाम है। वह अभी भी तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? मेरे ख्याल से उसकी पूरी प्रॉब्लम तो कब की खत्म हो चुकी है। अभी उसे तुम्हारे साथ रहने की क्या जरूरत है? यह सुनकर निकिता बोली, मुझे तो अंदाजा तक नहीं था कि यह सब हो रहा है। और वैसे तुम्हें यह सब कैसे पता? तब सिद्धार्थ ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। मैं जहाँ कहीं भी हूँ, तुम्हारा हर डिटेल मेरे पास आता है और उसके साथ तुम्हारे आसपास भी क्या चल रहा है वह भी पता चल जाता है। उसके बाद निकिता ने ना कुछ कहा या फिर सिद्धार्थ ने कुछ पूछा। दोनों सो गए। अगले दिन रोज की तरह सिद्धार्थ निकिता से पहले उठ गया था और काम पर भी निकल गया था। निकिता उसे फोन करके उसके ऊपर चिल्ला रही थी, किसने कहा बाहर जाने के लिए?
तुम्हारा घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है, चुपचाप घर वापस आ जाओ। तब सिद्धार्थ ने मुस्कुरा दिया और कहा, मैं 4-5 दिन से शहर में नहीं था, तो आज मैं घर पर नहीं बैठ सकता और मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम बेफिक्र रहो और तुम्हारा काम करो। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। लेकिन निकिता उससे बात करना चाह रही थी। कॉल कट होने पर गुस्से में बड़बड़ाने लगी। फिर वह तैयार होकर एजेंसी में आ गई। सब अपने अपने काम कर रहे थे। हर्षिता खुशी से निकिता के पास आई। उसके चेहरे की खुशी देखकर निकिता ने पूछा, आज तुम इतनी खुश, क्या हुआ, लॉटरी लगी है? तब हर्षिता बोली, ऐसा कुछ नहीं है, विक्रम ने कहा कि वह सरप्राइज देने वाला है। निकिता बोली, इसलिए तुम्हारा चेहरा इतना चमक रहा है? हर्षिता बड़ी सी हाँ करते हुए बोली, हाँ, मुझे और वेट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या सरप्राइज होगा। तब निकिता बोली, जब मिलेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा, तो अब जाओ और अपना काम करो। निकिता हर्षिता अपने पैर पटकते हुए बोली, जलन हो रही है ना मुझसे? यह सुनकर निकिता ने मुंह अजीब सा बना लिया। उसने कुछ नहीं कहा। हर्षिता वहां से चली गई और अपना काम करने लगी। तभी अचानक निकिता को याद आया कि उस दिन उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी पर सबरवाल ने कहा था कि वह उसे सरप्राइज देंगे। उसने सबरवाल को कॉल किया। अचानक निकिता का कॉल देखकर सबरवाल सरप्राइज थे। उन्होंने कॉल पिक करके पूछा, हाँ बोलो, कुछ काम था? तब निकिता हिचकिचाते हुए पूछती है, उस दिन माँ की डेथ एनिवर्सरी पर आपने कहा था आप मुझे कुछ सरप्राइज देने वाली है, मैं जान सकती हूँ कि वह सरप्राइज क्या थी? तब मिस्टर सबरवाल ने कहा, अभी मुझे काम है, एक काम करो, शाम के 4 बजे मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड करता हूँ, वहां पर आ जाओ। निकिता ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। फिर वह अपने काम करने लगी। वह बेसब्री से इंतजार करने लगी कि कब 4 बजे, कि कब सरप्राइज मिलेगा। यहाँ दूसरी ओर सिद्धार्थ कॉर्पोरेशन में सिद्धार्थ हैरानी से अपने सामने खड़े समीर को देख रहा था। समीर ने कहा, यह मेरा डिसीजन नहीं है, पापा चाहते हैं कि मैं काम सीखूं, और वैसे भी जब तुम 4 दिन यहाँ पर नहीं थे, मैं ही ये सब देख रहा था। देख सकते हो मेरा काम कैसा है। सिद्धार्थ ने ना कुछ कहा या फिर पूछा। कुछ सेकंड तक एकटक उसे देख रहा था। फिर उसने कहा, हाँ मैंने देखा तुम्हारा काम अच्छा है, लेकिन एक को सुधारते हुए तुमने एक और गलती की है। समीर नासमझी में पूछने लगा, गलती? कौन सी गलती? तब सिद्धार्थ ने कहा, वक्त आने पर पता चलेगा कि तुमने क्या गलती की है। समीर ने मन में सोचा, इसे पता तो नहीं चल गया कि मैंने क्या किया। सबरवाल जी के दिए हुए लोकेशन पर निकिता खड़ी थी। वह हैरानी में अपने सामने उस घर को देख रही थी। वह बहुत ही छोटा सा मिडिल क्लास का घर था। निकिता ने सबरवाल जी की तरफ देखा। तब सबरवाल जी ने कहा, यही है वह सरप्राइज जो मैं तुम्हें देना चाह रहा था। फिर वह उसे लेकर अंदर चले गए। निकिता पूरे घर को देख रही थी। सबरवाल जी ने कहा, इसी घर में मैं तुम्हारी माँ को शादी करके लाया था। मैं और तुम्हारी माँ इसी घर में एक साथ रहे। निकिता वह दीवार पर लगे फोटोज को देख रही थी, जिसमें उसे सबरवाल और उसकी माँ की शादी की फोटो थी। तस्वीरों में निकिता भी थी। तस्वीर बहुत ही अच्छी लग रही थी। वह तीनों कितने खुश थे। उसकी माँ कितनी खुश थी। सबरवाल ने कहा, इस घर से मेरी पूरी जिंदगी जुड़ी है। तुम्हारी माँ के साथ बिताए हुए हर एक पल इस घर से जुड़े हैं। तुम्हारी माँ की आखिरी सांस भी इसी घर में चली थी, मेरी आंखों के सामने। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत बार सोचा कि इस घर को बेच दूं, लेकिन मेरा मन नहीं किया। यह तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। फिर निकिता के पास आए और धीरे से उसका हाथ पकड़ा। निकिता एकटक उन्हें देख रही थी। सबरवाल जी ने कहा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं एकदम से टूट गया था। तब मुझे लग रहा था कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। वह तुम थी, तुम्हारी वजह से मैं जिंदा था, क्योंकि माँ के जाने के बाद तुम बीमार पड़ने लगी। मुझसे तुम्हारी देखभाल भी ठीक से नहीं हो रही थी। उस वक्त तुम्हारे नाना और नानी तुम्हें अपने साथ ले जाने को कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ यही चाहता था कि तुम जहाँ कहीं भी हो सही सलामत रहो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे नाना और नानी मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मर गई। मैंने उनकी बात पर विश्वास किया। मैं तुम्हारी माँ को खो चुका था। मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा था। मैं एकदम से ब्लैंक हो चुका था। जो तुम्हारी नाना और नानी ने कहा, उसी को मैं सच मान बैठा। मैं तुम्हें देखने तक नहीं आया। मैं फिर से इन सब से गुजरना नहीं चाह रहा था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने उस दिन कितनी बड़ी गलती की, उनकी बात मानकर। फिर उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे माफ कर दो निकिता। और वह रोने लगे।
उनकी पछतावे पर और उनके आंसू के सामने निकिता भी रोने लगी। उसने उन्हें हक कर लिया और कहा, पापा प्लीज। आज पहली बार निकिता के मुंह से सबरवाल के लिए पापा शब्द निकला था। सबरवाल जी ने भी उसे और कस के पकड़ते हुए कहा, माफ कर दो निकिता, माफ कर दो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मेरे होते हुए भी तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। निकिता बोली, कोई बात नहीं पापा, आप थोड़ी ना जानते थे। जो होना था वह हो गया। अब हम सब एक साथ हैं, यही बहुत है। यह सुनकर सबरवाल के चेहरे पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन आ गए। उन्होंने मन में कहा, अभी इस वक्त तुम्हारा मुझ पर विश्वास करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इस घर को ना बेचने का डिसीजन इसलिए था कि तुम्हारी बेवकूफ माँ ने इसी घर में सबूत छुपाया है। इतने सालों से मैंने कितना कोशिश किया, लेकिन एक क्लू तक नहीं मिला कि तुम्हारी माँ ने कहाँ छुपा कर रखा है। और देखो, आज इस घर को बचा कर रखने की बजाय तुम मुझ पर यकीन करने लगी हो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जैसे तुम इतने सालों बाद मेरे पास आई हो, उसी तरह मुझे यकीन है कि वह सबूत भी मिल जाएगा। क्या पता तुम खुद मुझे वह सबूत दे दो। सोचते हुए सवरवाल जी के चेहरे पर अजीब सी स्माइल थी। यहाँ निकिता अपने पापा के मगरमच्छ वाले आंसुओं के सामने हार गई। उसे क्या पता था कि उसका बाप कैसा इंसान है। वह खुद ऊपर उठने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और किसी को भी मार सकता है। फिर दोनों वहीं कुछ वक्त बिताए। फिर सवरवाल ने वहाँ की कुछ मेमोरी को निकिता के साथ शेयर किया। फिर दोनों वापस घर आ गए। रात डिनर टेबल पर सब बातें करते हुए खाना खा रहे थे। तभी रूपा जी ने ऑब्जर्व किया, निकिता सबरवाल को पापा कह रही है। वह एकटक दोनों को देख रही थी। इसका मतलब है दोनों के बीच में जो कुछ भी था वह सब कुछ खत्म हो चुका है। अब बात पापा तक आ गई है। खाते हुए निकिता मनोज से पूछती है, एग्जाम कब से है। मनोज ने कहा 2 दिन बाद। तब निकिता बोली, तो कल तुम हॉस्टल शिफ्ट हो जाओ। ये सुनकर मनोज जो अब तक खुश था, उसके एक्सप्रेशन बदल गए। माया जो खाना खा रही थी, उसके हाथ भी रुक गए। निकिता ने दोनों के एक्सप्रेशन को देखा। फिर उसने अपनी नज़र मनोज की तरफ की और कहा, 2 दिन बाद एग्जाम है, जाकर पढ़ो। यहाँ पर तुम्हारा टाइम वेस्ट करने की जगह। मनोज कुछ कहना चाह रहा था। उसने अपनी नज़र माया की तरफ की। उसने अपनी नज़र नीचे कर ली और खाने लगी। मनोज ने कहा, अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा। तभी सबने देखा कि सिद्धार्थ आ रहा था। वह सीधे निकिता के कमरे की ओर बढ़ गया। यह देखकर सबरवाल जी ने कहा, जाओ बेटा देखो और सिद्धार्थ को डिनर पर ले आओ। निकिता उठी और कमरे में आई। निकिता ने पूछा, तूने बताया नहीं कि तुम आ रहे हो। तब सिद्धार्थ ने कहा, मैंने कहा ना, जहाँ तुम हो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। निकिता बोली, ओके, चेंज करके आ जाओ, डिनर करते हैं। तब सिद्धार्थ निकिता को अपनी ओर खींचते हुए कहा, डिनर तो मेरे सामने है, मैं तो खाकर रहूंगा। यह सुनकर निकिता मुस्कुराकर बोली, मैं असली खाने की बात कर रही हूँ, पापा बुला रहे हैं। सिद्धार्थ हैरानी में मुस्कुराकर पूछा, मिस्टर सबरवाल से पापा, नॉट बैड, चलो। फिर चेंज करके निकिता के साथ बाहर डिनर टेबल पर आया। निकिता ने सिद्धार्थ को सर्व करके बैठ गई। सिद्धार्थ के आने के बाद डिनर टेबल बहुत शांत पड़ गया। शांति को तोड़ते हुए मनोज ने कहा, हेलो ब्रो, मैं निकी के मामा का बेटा हूँ मनोज। सिद्धार्थ ने अपनी नज़र उठाकर मनोज को देखा। उसने कुछ नहीं कहा। मनोज को बुरा न लगे यह देखकर निकिता बोली, वह ऐसा ही है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता है। फिर सबने अपना डिनर खत्म किया और अपने अपने कमरे में चले गए। ऊपर कमरे में सिद्धार्थ निकिता को छेड़ रहा था। तुमने एक्सेप्ट कर लिया सबरवाल जी को। जब मैंने कहा कि तुम्हारा पापा तुम्हें बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन आज देखो तुम खुद उन्हें पापा कह रही हो। तब निकिता बोली, सच्ची ही तो है, जितना भी ना कहें ठुकरा नहीं सकते सच को। जैसे मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, उन्हें भी एक्सेप्ट कर लिया। यह सुनकर सिद्धार्थ ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा एक्सेप्ट कर लिया। मैंने क्या किया है। तब निकिता भी उसे घूर कर बोली, क्या किया है तुमने। पूछो कि तुमने क्या नहीं किया है। शादी के टाइम पर मुझे नहीं कहा कि तुम ओबराए हो, शादी कर लिया। फिर उसके बाद इस हैंडसम चेहरे के पीछे मैं पागल हो गई। मैं पागलों की तरह प्यार करूं और तुम मुझे भूलकर किसी और लड़की के साथ शादी करने वाले थे। इससे भी ज्यादा और क्या करना था। सिद्धार्थ उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने। निकिता बोली, मैंने क्या कहा, जो तुमने किया वही तो कहा। सिद्धार्थ नामे से हिलाते हुए, वह नहीं, तुमने अभी जो कुछ कहा, हैंडसम चेहरा, यही कहा था ना।
तब निकिता बात बदलते हुए बोली, तुम और हैंडसम, लगता है तुम्हारे कान बज रहे हैं। सिद्धार्थ उसके पास आया और उसे पकड़ते हुए कहा, मेरे कान नहीं बज रहे हैं, तुमने कहा था अभी। निकिता बोली, हाँ कहा होगा, ऐसे ही बात करते हुए निकल गया होगा गलती से। सिद्धार्थ उसकी आंखों में देखते हुए, अच्छा ऐसा है क्या? निकिता बोली, हाँ ऐसा ही है। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में घूरने लगे। कुछ ही सेकंड में उनकी हंसी छूट गई। माया बालकनी में टहलते हुए कुछ सोच रही थी। तभी उसने देखा कि मनोज उसकी बालकनी से माया की बालकनी में कूद रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसकी बालकनी में क्यों कूद रहा है। मनोज अजीब सी स्माइल देते हुए माया के पास आया। माया अपना हाथ बांधकर उसे घूर रही थी। मनोज ने कहा, उस दिन तुम मेरी बालकनी में कूद गई थी ना, तो आज मैं तेरी बालकनी में कूद गया। यह सुनकर माया बोली, क्या यहाँ पर कोई कंपटीशन चल रही है? उस दिन मैंने कूदा तो आज तुम करो, ताकि हिसाब बराबर। तब मनोज ने कहा, अरे यार उस बात को छोड़ो, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात कहनी थी। माया कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। तब मनोज ने कहा, कल मैं वापस जा रहा हूँ। तब माया बोली, तो? तब मनोज उसके पास आते हुए कहा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर मैं वापस जा रहा हूँ इसका मतलब है मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, रोज तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, ऐसे तुम्हारी बालकनी में कूद भी नहीं सकता। माया बोली, तो मैं क्या करूं? अगर इतना भी कूदने का मन है तो खिड़की से कूद जाओ, कहकर मुड़ी और कमरे में जाने लगी। तब मनोज ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर माया, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ। तब मनोज उसके और पास आते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम मुझे मिस नहीं करोगी? इस सवाल पर माया चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ उसकी आंखों में देख रही थी। तब मनोज ने कंटिन्यू किया, तुम मुझे मिस नहीं करोगी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। इस पर माया कुछ नहीं कह पा रही थी, सिर्फ उसकी आंखों में देख रही थी। मनोज उसकी आंखों में देखते हुए उसका चेहरा उसके करीब ले जाने लगा। फिर उसने माया के होठों को हल्का सा चूम लिया। माया ने कुछ नहीं कहा, बस सिर्फ एक स्टेचू बनकर खड़ी थी। उसकी ये चुप्पी मनोज को हाँ लगा, तो उसने झुककर फिर से उसको किस करने लगा। मनोज के किस करने पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह सब याद आने लगा। जैसे ही वह सारा नजारा उसके सामने आया, वह गुस्से में एकदम से मनोज को खुद से अलग किया। हाउ डेयर यू, और उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मनोज गाल पर हाथ रखकर एकटक माया को देखने लगा। वह बिल्कुल कंफ्यूज था। जब उसने पहले किस किया उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अचानक क्या हो गया? माया उसे घूर कर अंदर चली गई। मनोज कुछ सेकंड तक अपने गाल पर हाथ रखे वहीं खड़ा रहा। फिर वह अपनी बालकनी में कूदकर अपने कमरे में आ गया। अगले दिन मनोज तैयार था वापस हॉस्टल जाने के लिए। निकिता ने कहा, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ। मनोज ने कहा, नहीं मैं चला जाऊंगा। निकिता बोली, इट्स ओके, मुझे वहां पर कुछ काम है, मुझे वहां पर बात करनी है, तो चलो। उसने कुछ नहीं कहा, जाकर कार में बैठ गया। निकिता और माया भी जाकर बैठ गईं। निकिता बोली, अच्छे से पढ़ना, ओके? अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले तो मैं सिद्धार्थ से कहूंगी तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी के लिए, समझ रहे हो ना? मनोज ने हाँ कहा, लेकिन उसकी नज़र शीशे में नजर आ रही माया के चेहरे पर थी। माया खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसे पता था कि मनोज उसे ही देख रहा है। कुछ ही मिनट में कार हॉस्टल के बाहर थी। निकिता उतरी और बोली, मैं बात करके आती हूँ, तुम लगेज लेकर अंदर आ जाओ। फिर वह ऑफिस रूम की ओर चली गई। निकिता के साथ विक्रम भी चला गया। अब वहां पर माया और मनोज दोनों ही थे। मनोज माया से बात करना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसकी क्या बात करें, तो उसने अपनी लगेज कार से उतारा और जाने लगा। तब माया ने उसे रोक दिया। मनोज ने पीछे मुड़कर देखा। माया बोली, आई एम सॉरी। मनोज कंफ्यूजन में बोला, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? एक्चुअली वह मेरी गलती थी, तुम्हारी चुप्पी को मैंने हाँ समझ लिया, मेरी गलती थी, आई एम रियली सॉरी। माया बोली, नहीं कुछ भी हो, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहिए था, तो आई एम रियली सॉरी। तब मनोज ने भी कहा, नहीं तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, वो मेरी गलती थी, आई एम रियली सॉरी। दोनों एक दूसरे को सॉरी कह रहे थे। तब मनोज ने उसे रोक दिया और कहा, ओके, मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट कर ली, और तुम मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर लो। जो कुछ भी है उसे भूल जाते हैं, हम दोनों आज से अच्छे फ्रेंड्स। कहते हुए हाथ आगे बढ़ा दिया। माया ने मुस्कुराकर हैंड शेक किया। इतने में निकिता भी आ गई। फिर मनोज ने सबको बाय कहकर वह हॉस्टल रूम की ओर निकल गया।
माया मनोज को जाते हुए देख रही थी। मनोज भी बार बार मुड़कर उसे देख रहा था। निकिता उन दोनों को देख रही थी। उसने मुस्कुराकर माया से कहा, अब चलें? वह कब का चला गया? माया कसकर अपनी आंखें बंद की। फिर वह जाकर कार में बैठ गई। निकिता भी मुस्कुराते उसके पीछे चली और कार में बैठ गई। सब अपने अपने काम में लग गए। ऐसे ही हफ्ते से भी ज्यादा गुजर गया। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। माया का ट्रीटमेंट भी चल रहा था। वह काउंसलिंग ले रही थी और वह धीरे धीरे बदलने भी लगी थी। उसके साथ उसकी और मनोज की नजदीकियां भी बढ़ रही थी। रात में डिनर के बाद जब निकिता कमरे में आई, उसने सुना सिद्धार्थ किसी से फोन पर बात कर रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, यह इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना कि ये किसी के हाथ ना लगे। मैं किसी पर भी टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन तुम समझ रहे हो ना? फोन की दूसरी तरफ से कुछ कहने पर सिद्धार्थ ने कहा, यू आर द बेस्ट। सच में तू मेरा यार है। फिर उसने कॉल कट कर दिया। निकिता ने हैरानी से पूछा, सच में? महान सिद्धार्थ ओबराय किसी का तारीफ कर रहा है? यह सुनकर सिद्धार्थ ने पूछा, क्यों, मैं किसी और की तारीफ नहीं कर सकता? निकिता बोली, ऐसा नहीं है। जहाँ जिस पोजीशन पर तुम हो, सब तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारे नोटिस में आना चाहते हैं, लेकिन तुम हो कि किसी और की तारीफ कर रहे हो। कौन है वह शख्स? सिद्धार्थ ने कहा, समझो कि ये मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर कभी भी तुम्हें लगे कि तुम मजबूर हो या फिर तुम अकेली हो, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी उलझन चल रही है, तब ये तुम्हारी मदद कर सकता है। निकिता कंफ्यूजन में सिद्धार्थ से पूछती है, आज ये कैसी बातें कर रहे हो? तब सिद्धार्थ ने कहा, इसका नाम है आदित्य चौधरी। ये तुम्हारी बुरे वक्त में मदद करेगा। समझो कि कुछ ही दिनों में बहुत कुछ बदलने वाला है। निकिता को सिद्धार्थ की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वह एकटक सिद्धार्थ को देख रही थी। माया बिल्कुल ठीक थी। सब कुछ भूलकर नॉर्मल होने लगी थी। ये सब देखकर रूपा जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वह माया को इतना प्यार कर रही थी कि वह सब देखकर निकिता को उसकी माँ की याद आने लगी थी। अगर उसकी माँ होती तो उसे भी इतना ही प्यार करती। उसे अपनी माँ की कमी महसूस होने लगी। एजेंसी में गई, वहां पर भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसे बार बार अपनी माँ की याद आ रही थी। फिर वह वहां से उनके पुराने घर, जहाँ पर सवरवाल उसे ले गए थे, कुछ वक्त वहां बिताने के लिए चली गई। अपनी माँ की तस्वीरों को देख रही थी। अनु जी की तस्वीर अपने हाथ में पकड़े हुए बोली, माँ, आप इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? क्या आप मुझे प्यार नहीं करते थे? जब भी मैं किसी माँ को अपने बच्चे को प्यार करते हुए देखती हूँ, मुझे आपकी याद आ जाती है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझे जल्दी छोड़कर चली गईं? कहते समय उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। वह आंसू अपने हाथ में पकड़े फोटो पर गिरे। वह अपने आंसू पोंछते हुए अपनी माँ के चेहरे पर हाथ चला रही थी। फिर उसने फोटो साइड में रखा और उठकर घर घूम रही थी और वहां के एक कमरे में आई, जहाँ पर ढेर सारी किताबें रखी हुई थी। किताबों को देखकर सिद्धार्थ के दादाजी की बात याद आई कि उसकी माँ लिखती थी। इतने सारे किताबों को देखकर वह बिल्कुल हैरान थी। ये सब उसकी माँ ने लिखा है? एक किताब निकाल कर देखती है। नीचे उसकी माँ की फोटो और उनके सिग्नेचर थे। यह देखकर स्माइल आ गई। उसने अपनी माँ के फोटो पर उंगली चलाकर फिर से किताब को रख दिया। वह सारी किताबों पर अपने हाथ फेर रही थी। उसने उन सारी किताबों के बीच में एक बच्चों वाली स्टोरी बुक देखी। निकिता बिल्कुल सरप्राइज थी। इतनी सारी किताबों के बीच में बच्चों की स्टोरी बुक क्या कर रही है? फिर उसने वह किताब निकाल कर ओपन किया। किताब के पहले पन्ने पर उसका नाम था। निकिता मुस्कुरा दी। फिर उसने अगला पन्ना ओपन किया। ब्यूटी एंड द बीस्ट। यह निकिता बहुत शौक से सुनती थी यह कहानी। वह हमेशा इस किताब को अनु जी के हाथ में देकर सुनने की जिद करती। अनु जी एक कहानी उसे सुना सुनाकर थक गई थी, लेकिन फिर भी रोज उसे यह कहानी बहुत अच्छी लग रही थी। वह बस इस कहानी को ऐसे सुनती कि पहली बार उसे सुन रही है। उसके रिएक्शन देखकर अनु जी बहुत हंसी थी। निकिता किताब को हाथ में पकड़े देख रही थी। तभी उसे हर्षिता की कॉल आ रही थी। उसने कॉल पिक किया तो हर्षिता ने कहा, निकी तू कहाँ है? सुबह से गायब है। निकिता बोली, क्यों, क्या हुआ? कोई अर्जेंट काम था? हर्षिता बोली, हाँ, मैं नए क्लाइंट की डिजाइन कुछ समझ में नहीं आ रही। निकिता बोली, अच्छा तुम रहने दो, मैं आकर देखती हूँ। वह किताब बंद करने लगी, लेकिन अचानक उसे कुछ नजर आया। उसने कॉल कट कर दी और ध्यान से पन्ने को पलटकर देखने लगी। हर एक पन्ने में कुछ नंबर्स
और अल्फ़ाबेट्स को हाइलाइट किया गया था। निकिता चंदू को कॉल करके बोली, आई थिंक आई गॉट समथिंग, अर्जेंटली यहाँ पर आ जाओ। फिर उसने उसे अपनी लोकेशन सेंड किया। कुछ ही मिनट में हर्ष और चंदू दोनों लोकेशन पर आ गए। निकिता उन दोनों के सामने स्टोरी बुक रखती है। यह देखकर चंदू ने कहा, आर यू सीरियस निकी? तुमने कहा कि तुम्हें कुछ क्लू मिली है, लेकिन तुम हमें स्टोरी बुक दिखा रही हो। पागल तो नहीं हो गई? निकिता उसे घूर कर बोली, शट अप, उसे खोल कर देखो। चंदू कंफ्यूजन में स्टोरी बुक में क्या हो सकता है कहते हुए उसने किताब ओपन किया। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था तो गुस्से में निकिता को घूरने लगा। तब निकिता भी उसे घूरते हुए बोली, ठीक से देखो, इसमें कुछ पन्नों में लेटर्स और नंबर्स को हाईलाइट किया गया है। तब चंदू ने कहा, तो इस किताब में तुम्हारा नाम लिखा है, हो सकता है तूने बचपन में ऐसे ही कुछ कर दिया होगा। तब निकिता बोली, अगर बचपन में एक बच्ची करती तो उसका स्क्रिबलिंग कुछ अलग सा ही होता। ठीक से देखो। फिर उसने वह सारे हाईलाइट लेटर्स और नंबर्स को एक तरफ लिखकर बोली, देखो, CHID 07694। चंदू और हर्ष दोनों उसे कंफ्यूजन में देखने लगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। निकिता बोली, मुझे यह कुछ सीक्रेट लगता है, या किसी चीज का क्लू भी हो सकता है। तब चंदू और हर्ष ने सवाल किया, तुम कैसे कह सकती हो कि यह कुछ क्लू हो सकता है? तब निकिता उन्हें एक्सप्लेन करते हुए बोली, मेरी माँ और सिद्धार्थ की माँ दोनों शर्मिला जी के बारे में कुछ पता कर रही थी। उसी वक्त आयशा आंटी की डेथ हो गई। लोगों का कहना है कि वह मित्तल के परिवार ने किया था, लेकिन हमें पता है कि यह सब शर्मिला जी ने किया था। उनके डेथ के कुछ ही दिनों में मेरी माँ मर गई। ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। तब हर्ष ने कहा, हो सकता है, चांसेस है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया होगा ऐसे बुक में? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब निकिता बोली, उन्हें लगा होगा कि यह गलत हाथों में ना चली जाए, इसलिए ऐसा किया होगा। तब चंदू ने कहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब निकिता बोली, सब कुछ समझ में आ जाएगा, पहले हमें ये देखना है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। हर्ष ने कोड को देखते हुए कहा, ना ये कोई फोन नंबर है, ये व्हीकल नंबर भी नहीं हो सकता, बैंक अकाउंट नंबर भी नहीं लग रहा है, ये अल्फाबेट्स और डिजिट्स दोनों हैं। चंदू ने कहा, क्यों ना हम इसे सिद्धार्थ को दें, वह इसे आसानी से पता लगा लेगा। तब निकिता बोली, नहीं, हम इस पर सिद्धार्थ की मदद नहीं ले सकते हैं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कुछ दिनों पहले उसके ऊपर अटैक भी हुआ था। अगर किसी को भी भनक तक लग गई, कुछ भी हो सकता है। डोंट वांट, किसी भी हाल में हमें इसे क्रैक करना होगा। तब चंदू ने कहा, आई थिंक इसे क्रैक करने में हमें बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि हर एक चीज़ की मार्केट में उसका खुद का आईडी होता है। इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ है? यह सुनकर निकिता बोली, हाँ मुझे पता है, यही हमारा चैलेंज है। हमें इसे जल्दी से पता लगाना है, यह कुछ भी हो सकता है। एक एक कैटेगरी में चेक करो। तब हर्ष ने कहा, कोई बात नहीं, फोटोग्राफर से जासूसी करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हम दोनों मिलकर कर लेंगे, नो वरीज। निकिता बोली, तुम दोनों भी अपनी तरफ से ट्राई करो और मैं भी देखती हूँ कि क्या हो सकता है। एक और बात, बी केयरफुल, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। दोनों ने हाँ कहा तो फिर तीनों कुछ देर डिस्कस करके एजेंसी से बाहर आ गए। निकिता क्लू को देखते हुए सोचने लगी कि यह हो क्या सकता है, किस चीज़ का क्लू हो सकता है। क्या यह शर्मिला जी का कुछ सीक्रेट हो सकता है, या फिर यह कुछ और है? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि क्या वह इसके बारे में सबरवाल जी से बात करे, पूछे उनसे कि माँ उस वक्त क्या कर रही थी, क्या दोनों के बीच में कुछ बातें हुई। ऐसा ही कुछ कहा होगा उसकी माँ ने, लेकिन फिर बाद में अपना सिर झटकते हुए बोली, नहीं, मैं उनसे जाकर ये नहीं पूछ सकती। फिर एक पल के लिए उसे लगा कि जाकर सिद्धार्थ को दे दे। फिर से नहीं, मैं सिद्धार्थ की लाइफ को और खतरे में नहीं डाल सकती। मैं उससे भी मदद नहीं मांग सकती। कुछ भी करके मुझे खुद से पता लगाना होगा कि ये क्या चीज़ है, ये क्लू उसे कहाँ तक ले जाता है। फिर उसने घड़ी में टाइम देखा, फिर सिद्धार्थ को कॉल किया। सिद्धार्थ ने कॉल पिक करके पूछा, हाँ बोलो, क्या बात है? निकिता ने उसकी आवाज़ में टेंशन महसूस किया। आज उसकी आवाज़ कुछ अलग लग रही थी। निकिता ने पूछा, क्या हुआ, टेंशन में हो? सिद्धार्थ ने कहा, ऐसे ही समझो। फिर निकिता ने पूछा, तुमने कुछ खाया या फिर सिर्फ काम ही कर रहे हो?
सिद्धार्थ ने घड़ी में टाइम देखा। शाम के 4 बज रहे थे। उसने कहा, सॉरी, काम में भूल गया। तब निकिता बोली, 1 मिनट रुको। फिर उसने कॉल कट कर दिया। फिर कुछ मिनट बाद उसने फिर से सिद्धार्थ को कॉल किया। सिद्धार्थ ने कॉल पिक करके पूछा, क्या हुआ? कॉल कट क्यों किया? और फिर से कॉल क्यों किया? तब निकिता बोली, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर किया है। राहुल ले आएगा, ओके? पहले खा लो, फिर बाद में काम करो। यह सुनकर सिद्धार्थ के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, क्या बात है, आज मैडम को मेरे ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। तब निकिता बोली, आज नया कुछ नहीं है। मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करती थी और तुम्हारा ख्याल भी रखती थी। बस तुम थे ठीक से नहीं देख पाए। तब सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? निकिता बोली, ऐसा ही है। शादी के बाद तुम्हें फील करने के लिए मैंने कितना कुछ किया, लेकिन तुम पत्थर दिल इंसान थे। तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा था। तब सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, किसने कहा फील नहीं हो रहा था? बहुत कुछ होती थी मेरे अंदर। तुम्हें देखते ही मन करता था कि ले जाकर बेड पर पटक दूं। यह सुनकर निकिता की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। उसने कहा, शट अप, कुछ भी जब देखो तुम्हारे मन में बस यही आता है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। यह सुनकर सिद्धार्थ, अरे रुको। निकिता मुस्कुराते हुए कॉल कट कर दिया। फिर उठकर केबिन के बाहर आई। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते वह बेहोश हो गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।